ओके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इसकी हमारी क्लास है और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और इसमें जो टॉपिक हमारा है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनाब पढ़ रहे हैं। कल हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसके दो प्रोसेस भी डिस्कस किए थे। डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और साथ में हमने इसके दो प्रोसेस भी जनाब डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि चार प्रोसेस हमारे पास होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। चार प्रोसेस है। तो आज जनाब हम तीसरे प्रोसेस से आगाज करेंगे जिसका नाम होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो के मतलब होते हैं कांस्टेंट रहना, सेम रहना, फिक्स रहना। और जो थर्मल वर्ड है इट कम्स आउट फ्रॉम टेम्परेचर। थर्म के मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से मतलब लिया जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, सुनना बेटा गौर से, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। A thermodynamic process in which the temperature of the system remains constant during supply of heat is called isothermal process। इसको isothermal process बोलेंगे जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है जो आप लोगों के जहन में सवाल भी पैदा होता है और परेशानी भी होती है कि जनरली आप ही जानते हैं कि जब किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है उसका टेम्परेचर? जब किसी बॉडी को हीट सप्लाई की जाती है तो हीट सप्लाई किए जाने पर उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। मगर यहाँ अगर आप इस सेंटेंस को गौर से रीड करें और इस सेंटेंस को अगर आप तवज्जो से देखें तो क्या कह रहे हैं बेटा कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सुनना, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ हीट। हीट को सप्लाई कर भी रहे हैं, हीट को सप्लाई कर भी रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि एक हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, या लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं इसको। टेम्परेचर का ताल्लुक एक तो हीट से होता है। जब किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसी बॉडी में से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके साथ साथ टेम्परेचर को वेरी करने का एक तरीका और भी होता है और वो तरीका होता है प्रेशर को तब्दील करके भी किसी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। देखो अच्छी तरीके से बात समझ लो। आपके जहन में आज तक ये खाका है, आप ये समझते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बॉडी को हीट दी जाती है तो टेम्परेचर चेंज होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सही बात है। मगर इसके साथ साथ ये भी आपके आपके इल्म में होना चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए कि टेम्परेचर को तब्दील करने का एक और तरीका प्रेशर की तब्दीली भी होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर को कम कर दें तो टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कैन बी वेरीड, टेम्परेचर कैन बी वेरीड बाय द चेंज इन प्रेशर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रेशर को चेंज करके टेम्परेचर को तब्दील कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर को कम किया जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ये बात अच्छी तरीके से समझ ले, इसको लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई मेरे बेटा? द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। Since temperature remains constant, internal energy also remains constant। दूसरी बात जो समझने की है कि टेम्परेचर का ताल्लुक होता है इंटरनल एनर्जी से। टेम्परेचर का ताल्लुक किस चीज से होता है मेरे बेटा? इंटरनल एनर्जी से टेम्परेचर का ताल्लुक होता है। अगर हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो क्या होगा मेरे बेटा? जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। लिहाजा इंटरनल एनर्जी में होने वाली तब्दीली
इंटरनल एनर्जी में होने वाली तब्दीली डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ध्यान से तवज्जो देके बात समझिएगा। टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से होता है। टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो इंटरनल एनर्जी वेरी होती है। टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, लिहाजा उसमें जो तब्दीली है वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आती है यहाँ तक? जो आपके पास नोट समझ लें कि टेम्परेचर कैन बी केप्ट कांस्टेंट बाय सप्लाइंग हीट एंड रेड्यूसिंग प्रेशर अलाउंग टू एक्सपेंड एट द सेम टाइम। ये पॉइंट समझ ले गौर से, जो बात समझने की है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको डिस्कशन के अंदर बताई, ये बात आपके लिए हो सकता है शायद नहीं हो, ये बात आप समझ ले। क्या बात समझा रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे कैसे, हीट देना भी है, हीट सप्लाई भी करनी है, और चाहते ये है कि टेम्परेचर सेम भी रहे। इसके लिए मदद लेते हैं प्रेशर की। और जब प्रेशर को वेरी किया जाता है, जब प्रेशर को चेंज किया जाता है, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अगर किसी सिस्टम को हीट दें और एट द सेम टाइम प्रेशर को कम कर देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। प्रेशर कम करने से टेम्परेचर में कमी हो जाती है। नाउ देन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक का नाम होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक का नाम होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, द अदर वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर एग्जाम में सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हुआ है तो आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखना है। सुन लो तो से बेटा, अक्सर आप देखते हैं एग्जाम में एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर सिर्फ आइसोथर्मल मेंशन होगा तो फिर दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ही लिखेंगे। ठीक है भाई, अब क्या लिखेंगे देखिए बेटा गौर से। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है सुन ले। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी कह ले, हॉट रेजरवायर कह ले। रेजरवायर कहते हैं जखीरे को, जहां हीट मौजूद होगी उसका नाम होता है हॉट रेजरवायर। जहाँ हीट मौजूद होती है उसका नाम होता है हॉट रिजर्वायर। जो बॉडी ठंडी होती है उसका नाम होता है कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर पे बॉडी को रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया, हॉट रिजर्वायर पे बॉडी को रखा है। जब हॉट रिजर्वायर पे बॉडी को रखा जाएगा तो वो हीट गेन करेगा। क्या करेगा बेटा, वो हीट गेन करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा, उसका टेम्परेचर, हीट गेन करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड एट द सेम टाइम द प्रेशर इज रेड्यूस्ड। साथ साथ जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे प्रेशर को रिड्यूस किया जाएगा, प्रेशर कम करेंगे। द रिडक्शन प्रेशर, द डिक्रीज इन प्रेशर विल कॉज द टेम्परेचर टू डिक्रीज। प्रेशर में कमी, टेम्परेचर में कमी का बात बनेगी। यानी दो काम हो रहे हैं, हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ना चाह रहा है, हीट देने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा हुआ जा रहा है, और प्रेशर में कमी की वजह से टेम्परेचर में कमी हो रही है। एक तरफ से एक पार्ट टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा हिस्सा टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहा है। नतीजे में क्या होगा कि टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा, बल्कि सेम रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक तरफ से पैसे आए दूसरी तरफ से खर्च हो जाए तो अपने पास अपने पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी, दो काम हो रहे हैं, हीट आ रही है जिससे टेम्परेचर बढ़ना चाह रहा है, प्रेशर कम कर रहे हैं जिससे टेम्परेचर में कमी हो रही है, लिहाजा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ड्यू टू एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड बट एट द सेम टाइम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड। अब सुन ले बेटा गौर से जुमले को, यहाँ से तवज्जो से आप गौर से देखें कि ड्यू टू एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम, at the same time delta q amount of heat is absorbed from the hot body and the temperature of the system is maintained। यहाँ डायग्राम को तवज्जो देखिए, गौर से देख लेते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। डायग्राम हमें क्या कह रही है, डायग्राम हमें कह रही है कि बिफोर हीटिंग है। अब हमने क्या किया, जरा गौर से देखना मेरे बेटा, तवज्जो से डायग्राम को गौर से देखिएगा। हमने क्या किया मेरे बेटा कि हमने इसको हीट सप्लाई की। क्या किया मेरे बेटा, हमने इसको हीट हमने सप्लाई कर दी है, डेल्टा क्यू हीट हमने इसको सप्लाई कर दी है। ये डी लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू हीट हमने क्या की मेरे बेटा, इसको हमने सप्लाई कर दी है। डेल्टा क्यू हीट इसमें चली गई,
जब डेल्टा क्यू हीट इसमें चली जाएगी तो डेल्टा क्यू हीट जाने की वजह से क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर से लोड को कम कर देंगे। सुनना जरा गौर से, तवज्जो देखिए डायग्राम को, अगर आप देखो मेरे बच्चा, डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर मैंने लोड रखा हुआ, लोड है ना बेटा, यहाँ दो लोड है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है। और यहाँ मैंने क्या किया, गौर से देखो तो मैंने लोड 2 से 1 कर दिए, लोड कम कर दिया है, इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। प्रेशर क्या हो गया मेरे बेटा, प्रेशर हमारा कम हो गया है, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया है। गैस एक्सपेंड होगी, फैलेगी, वॉल्यूम बढ़कर V2 हो जाएगा और जनाब प्रेशर P2 हो जाएगा। पहले प्रेशर ज्यादा था, बाद में प्रेशर कम हो गया है, टेम्परेचर T सेम रहेगा। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें, हमने तो करना क्या असल तो हमारा काम ये है कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है और बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शक्ल क्या बन जाएगी। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू तो जीरो है। जब टेम्परेचर सेम रहता है, जब टेम्परेचर सेम रहता है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, चेंज हमारा जीरो हो जाता है। और जब इसके अंदर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, डेल्टा यू जीरो, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, और चूंकि सिस्टम ने काम किया है, ऊपर गया है, तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। कल आपको बताया था जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, जीरो लिखा, डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया। डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया। कंक्लूजन ये निकला कि जितनी हीट दे रहे हैं सारी की सारी हीट वर्क में इस्तेमाल हो रही है, जितनी हीट दे रहे हैं सारी की सारी हीट क्या होती है, वर्क में इस्तेमाल हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। और देखते हैं इसका कंक्लूजन जो है वही वर्डिंग है, बोले मिल्हा मुबीन। मिल्हा मुबीन। जी सर, आपने लास्ट क्लास में हमें आइसोबैरिक प्रोसेस करवाया था जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने पे उसकी वैल्यू तो जीरो नहीं हुई थी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की जीरो क्यों हो गई? प्रेशर की वैल्यू जीरो नहीं, क्या मतलब, सवाल रिपीट करो क्या। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रेशर की वैल्यू तो जीरो नहीं हुई थी सर, तो यहाँ पे तो हमारे इंटरनल एनर्जी की जीरो। मेरे बच्चा, हमारा जो फार्मूला था उस फार्मूले में कहीं प्रेशर था, उस फार्मूले में कहीं प्रेशर नहीं था। यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे, यहाँ पर डेल्टा यू जीरो है। क्या जीरो है मेरे बेटा, तब्दीली जीरो है। वो इंटरनल एनर्जी तो होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, चेंज नहीं होगा। उस फार्मूले में भी अगर कहीं डेल्टा पी होता तो डेल्टा पी जीरो होता। जब प्रेशर कांस्टेंट होता तो क्या जीरो होता मेरे बेटा, डेल्टा पी जीरो होता। तो प्रेशर तो हाँ, वहां तो सिर्फ पी था, वहां डेल्टा पी तो था ही नहीं। अगर डेल्टा पी होता तो फिर वो जीरो पुट करता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। कंक्लूजन पे हम आते हैं मेरे बेटा। कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि the above equation shows that all the heat supplied to the system at constant temperature during isothermal compression is used in doing work। जितनी भी हीट होती है वो किस काम आती है, वर्क करने में इस्तेमाल होती है। मैं ढूंढ रहा था कोई गलती इसके अंदर है, और गलती ये है कि हम बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। कॉपी कीजिएगा, देख लीजिएगा। जितनी भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं कहां पर मेरे बेटा, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान जितनी हीट दी जाती है वो सारी की सारी किस काम आती है, वो सारी की सारी हीट वर्क करने में इस्तेमाल हो जाती है। सारी की सारी हीट क्या होती है, वो वर्क करने में तमाम की तमाम हीट हमारे पास इस्तेमाल होती है। जितनी भी हीट देंगे सबकी सब हीट कहाँ जाएगी, वर्क में जाएगी। सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी, वर्क में जाएगी। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम वर्क इज डन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं बहुत ना, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं कि मैक्सिमम वर्क इज डन इन डैश प्रोसेस, मैक्सिमम वर्क इज डन इन डैश प्रोसेस। ये अक्सर एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, तो याद होना चाहिए मैक्सिमम वर्क इज डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होता है। उसके बाद बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें होता है, बॉयल्स लॉ में एप्लीकेबल होता है। तो इस कानून के ऊपर, आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर जो लॉ हमारा एप्लीकेबल है वो
बॉयल्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बॉयल्स लॉ कहता है पीवी इज इक्वल टू के होता है। बॉयल्स लॉ ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है पहले, कभी अंदाजा आपको नहीं है तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ का नाम होता है आइसोथर्म। एक बात समझ लेना गौर से, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसका नाम होता है आइसोथर्म। क्या नाम होता है मेरे बेटा उसका? कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है इसका नाम होता है आइसोथर्म कहते हैं। पी और वी के दरमियान ग्राफ, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आता है। द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश, इसका नाम होता है आइसोथर्म। शेप पे नहीं आता, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ग्राफ का नाम क्या होगा? एक ग्राफ किस तरह का होगा? पहली बात, ग्राफ होगा पैराबोलिक कर्व, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आइसोथर्म, इसको जो वो कहा जाएगा। इस तरह आपके सामने ग्राफ गिवन है, अगर आप गौर से तवज्जो देके देखें, सामने स्क्रीन पे आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा, शायद आगे बड़ा हो गया है। ये एक वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास? वॉल्यूम है। ये ग्राफ बना है रेड कलर से, इस तरीके से कर्व है, इसको पैराबोलिक कर्व कहते हैं। यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ P1 V1 होगा, यहाँ P2 V2 होगा, फर्ज कर लो। टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा इसके अंदर? टेम्परेचर इसके अंदर सेम हमारे पास रहेगा। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। जो एरिया होता है ना इसके अंदर, सुनना गौर से, कोई भी दो पॉइंट ले ले और इसके दरमियान अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, क्या करें बेटा? इसके दरमियान अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो इस एरिया को कहा जाता है क्या? द एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर जो एरिया हमारे पास कंक्लूड हो रहा है, जो एरिया इसके अंदर दरमियान में मौजूद है, इस एरिया को कहा जाता है क्या? ये एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज के तरह आता है। द एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड डैश। जो एरिया अंडर द कर्व है उसका नाम क्या होता है? इसको वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्क डन, इसको जो कहा जाता है। ये सब एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा इनको। ये हमारा जनाब हो जाता है कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमारे पास हो गया है। जब एरिया अंडर द कर्व है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वर्क डन को हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के बाद इसका दूसरा पार्ट होता है जिसका नाम होता है कंप्रेशन। सिर्फ बता दे रहा हूँ, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कंप्रेशन में क्या होता है? बेसिकली हम गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। जब कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? उसका टेम्परेचर, कंप्रेस किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हम चाह रहे हैं टेम्परेचर सेम रहे, हम ये चाह रहे हैं कि टेम्परेचर सेम रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं? सिस्टम को रखते हैं किसी कोल्ड बॉडी पे। कहाँ रखते हैं बेटा? कोल्ड बॉडी पे। जब कोल्ड बॉडी पे रखेंगे तो सिस्टम हीट लॉस करेगा। कोल्ड बॉडी पे रखेंगे तो सिस्टम क्या करेगा मेरे बेटा? सिस्टम हीट लॉस करेगा। लॉस करेगा तो टेम्परेचर कम होगा। एट द सेम टाइम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जब दबा रहे हैं तो क्या होगा मेरे बेटा? जब कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं तो क्या होगा मेरे बेटा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। नतीजे में टेम्परेचर क्या रहेगा? उसका सेम रहेगा। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द गैस, ये फिर यहाँ घपला हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया, सही कर देते हैं उसको भी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे बेटा? कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करते हैं, करेक्शन कर देता हूँ, देखो बेटा। इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की मेरे बेटा बात करते हैं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारे पास क्या होता है? तवज्जो देखिए, गौर से देख लेना। द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड बॉडी एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। कोल्ड बॉडी में रखेंगे तो हीट लॉस करेगा। कोल्ड बॉडी में रखेंगे तो हीट लॉस करेगा, टेम्परेचर कम होना चाहिए। कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नतीजे में क्या होता है? टेम्परेचर इसका सेम रहता है, टेम्परेचर इसका इक्वल रहता है, बराबर रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा यू तो जीरो होगा। टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा यू जीरो होगा। और चूंकि कंप्रेस किया है हमने, बाहर से वर्क किया है, कंप्रेस किया है, बाहर से वर्क किया है। जब बाहर से वर्क किया जाता है तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब बाहर से वर्क किया जाता है तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। कंक्लूजन क्या है? द अबव इक्वेशन शोज दैट all the heat supplied to the system at constant temperature during isothermal compression is equal to the work done on the system. जितना काम करेंगे all the heat supplied to the system at constant temperature during isothermal compression, ये भी गलत है ना, ये इधर कंक्लूजन इसका मुनासिब नहीं है, इस कंक्लूजन को हम छोड़ देते हैं, इस कंक्लूजन को मत लिखिएगा, हीट सप्लाई तो कर नहीं रहे।
इस कंक्लूजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सुन लो मैं रीड कर देता हूँ। इस कंक्लूजन को ऐसे लिखा जा सकता है कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू हीट। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वो हीट में हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाएगी या हीट लॉस के बराबर हो जाएगी। क्या होगी? वो हीट लॉस के बराबर हो जाएगी। इसको करेक्शन करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये जो लिखा था इसको मत लिखिएगा। ये हमारा हो गया आइसोथर्मल। एग्जाम में फिर कह रहा हूं अगर आपसे आइसोथर्मल आएगा तो आपने सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ही लिखना है, कंप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास जनाब तवज्जो देके देखिएगा, फिर हमारे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। जी जयवंती साहबा, जयवंती। सर वो आइसोथर्मल में हम ये तो बात समझ आ गई कि प्रेशर को अगर हम कम करें तो टेम्परेचर भी कम, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी। तो सर प्रेशर कम करने से ऐसा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है? मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा भाई, सवाल थोड़ा अच्छा पूछा है भाई। चलो आसान सा सवाल है, आज जवाब आपको मालूम है इसका। चलो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। बेसिकली मेरे बेटा जो टेम्परेचर होता है वो ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी होता है। किसकी वजह से होता है मेरे बेटा? जो टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। जब प्रेशर को कम किया जाता है तो मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला बढ़ जाता है। क्या होता है मेरे बेटा? मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ जाता है एंड दे हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। क्या होता है उनको मेरे बेटा? डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो एक्सेलरेशन की वजह से उनकी वेलोसिटी कम पड़ जाती है। जब उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है सीधा, ये इतनी सारी कहानी में सुनाना चाह नहीं रहा था, आपने पूछ लिया, चलो मैंने बता दिया। ठीक है जी, ऐसे जितनी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। जब एक्सपेंड होती है गैस तो दे रिक्वायर, जब एक्सपेंड होती है गैस तो क्या होता है? उसको स्पेस ज्यादा मिल जाती है, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है। ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, सही है? ठीक है जयवंती? आवाज नहीं आ रही भाई। यस सर। नाउ देन, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम में ना तो हीट अंदर जा सके ना तो सिस्टम में हीट बाहर जा सके। ना तो सिस्टम में हीट अंदर जाए ना तो सिस्टम में हीट बाहर जाए। नो ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें सिस्टम में हीट का ट्रांसफर ना हो, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नाइदर हीट इंटर द सिस्टम नॉर कम्स आउट फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जो हीट सिस्टम में आती है जाती है वो डेल्टा क्यू होती है। एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा क्यू प्लस में होता है, लॉस करता है तो डेल्टा क्यू माइनस में होता है। अब सूरत हाल ये है मेरे बेटा कि ना तो सिस्टम में हीट अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बोलोगे ऐसा कैसे होगा भाई? तो ऐसा ऐसे होगा मेरे बेटा कि जो सिस्टम हम बनाते हैं, जो सिस्टम हम बनाते हैं वो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाते हैं। सिस्टम बनाया जाता है वो सिस्टम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का सिस्टम होता है। जब सिस्टम इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा तो उसमें से हीट का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं होगा। जो वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी, वो आपका इंसुलेटिंग होता है। घर में आप देखें तो कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम है आपके पास? कोई सिस्टम आइसोलेटेड पता है किसी को? घर में, घर सबके घर में होता है सिस्टम आइसोलेटेड। कौन नाम बताएगा? तो उसका नाम होता है रेफ्रिजरेटर। क्या नाम होता है उसका? रेफ्रिजरेटर उसका नाम होता है। उसका दरवाजा बंद कर दोगे तो कूलिंग अंदर रहेगी, कूलिंग बाहर नहीं आएगी। आएगी बाहर? दरवाजा खोलेंगे तो आएगी। तो दरवाजा बंद है तो अंदर ठंडा ही रहेगा भाई, ठंडा रहेगा नहीं रहेगा। तो ये आपका आइसोथर्मल हो जाता है, एडियाबैटिक हो जाता है। दरवाजा फ्रिज का बंद है तो ना हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है। बाकी काम कैसे करता है वो अलग स्टोरी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दरवाजे बंद करने की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, इसके अंदर भी एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। एक सिस्टम ले लेते हैं जनाब, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर विद अ मोबिल पिस्टन। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन, सुनना बेटा गौर से, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन आर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होता। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसमें हीट का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं होता है। ये सिस्टम देख ले बेटा, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। अब सवाल है कि वर्क होगा नहीं होगा? सवाल है कि वर्क होगा नहीं होगा, तो आपको पता है वर्क तो हो सकता है। वर्क कैसे हो सकता है कि अगर हम पिस्टन पे से लोड को कम ज्यादा कर दे तो वर्क कराया जा सकता है। और दो ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर गैस को फैलने दे, और कैसे फैलने देंगे? लोड कम करेंगे तो गैस फैलेगी, लोड बढ़ा देंगे तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी।
इफ लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज, यहाँ देखो बेटा ये येलो कलर से आपको, येलो मार्क से आपको जनाब लोड नजर आ रहा होगा। ये पहले लोड आपके 2 थे तो गैस का एक वॉल्यूम था। जब मैंने लोड डिक्रीज कर दिया है, लोड कम कर दिया है, तो क्या देखता हूं मेरे बेटा, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है, गैस एक्सपेंड हो गई है, सिस्टम ने काम किया। इफ लोड ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज द गैस एक्सपेंड एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और चूंकि सिस्टम में ना ठीक अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, लिहाजा डेल्टा क्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू की जगह पर अगर, और चूंकि एक्सपेंड हुआ है, फैला है, पिस्टन ऊपर गया है, तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस में होगा। डेल्टा 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास है। तवज्जो देख लीजिएगा, डेल्टा 0 डेल्टा क्यू की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा, इक्वेशन हमारे पास थी, इसमें क्या हो गया, डेल्टा क्यू की जगह पर 0 आ गया, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो गया। ये प्लस का डेल्टा यू था, इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का डेल्टा यू ये शो करता है कि इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है। माइनस का डेल्टा यू क्या शो करता है कि इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है। जब इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है तो टेम्परेचर में कमी हो रही है। जो पीछे मैंने आपको बात बताई थी कि प्रेशर कम करने से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये बात यहाँ जस्टिफाई हो जाती है। जब मैंने प्रेशर को कम किया है, जब प्रेशर को हमने डिक्रीज किया है, तो प्रेशर को डिक्रीज करने के नतीजे में इंटरनल एनर्जी क्या आ गई है, माइनस में आ गई है। और माइनस में होने के मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इंटरनल एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिक्रीज कर रही है इंटरनल एनर्जी। कंक्लूजन क्या है, द अबव इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन, द अबव इक्वेशन शोज दैट, तवज्जो से गौर से रीड भी कर देते हैं इसको, द अबव इक्वेशन शोज दैट वर्क इज डन बाय द इंटरनल एनर्जी। जो वर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इंटरनल एनर्जी की वजह से हुआ है। और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। और इसके लिए एक फार्मूला होता है वैलिड, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तवज्जो से गौर से देखना बेटा, पी वी की पावर, ये एग्जाम में ना एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, ख्याल रखना कि किसमें कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। तो पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास वैलिड होता है, गैमा है। पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है किसके अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ये गैमा क्या है, गैमा एक और कांस्टेंट है जो सीपी अपॉन सीवी होता है। अब इस तफसील में ना जाए, सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गैमा हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ये बेसिकली आपका जो है वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है फॉर डायटोमिक गैस। पीवी का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये भी पैराबोलिक कर्व बनता है, मगर इसका नाम आइसोथर्म नहीं होता। ग्राफ शेप पे वैसे ही होता है, ग्राफ ऑलमोस्ट शेप में मिलता जुलता वैसे ही होता है, मगर इसका नाम आइसोथर्म इसको नहीं बोल सकते क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये भी पैराबोलिक ही होता है, पैराबोलिक ही होता है, स्टीप ज्यादा होता है, थोड़ा नीचे आया हुआ होता है। और इसके साथ जब एरिया अंडर द कर्व होगा, ये भी वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को जाहिर करेगा। तो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये क्या करेगा आपका, ये भी आपका जरा वर्क को, जो एरिया इसके अंदर जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो एरिया पूरा भरा हुआ है, हम अगर इसको फिल कर दें एरिया को, तो ये एरिया हमारे पास होगा, इट विल रिप्रेजेंट द वर्क। ये मेरे बेटा वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास मेरे बेटा इसका दूसरा पार्ट है, कौन सा, कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या होगा, लोड को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे। जब लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब लोड को बढ़ाया जाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसको वर्क डन ऑन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्क डन ऑन सिस्टम कहते हैं। डेल्टा क्यू तो है 0, और चूंकि सिस्टम पर काम किया जाएगा तो माइनस में होगा, सिस्टम पर काम किया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। जितना वर्क किया जाएगा, जितना वर्क किया जाएगा इतना इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। ये जितना वर्क किया जाएगा इतना इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कंटिन्यू लिखा हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अब थोड़ा सा इसको कंक्लूजन देख लेते हैं। इसमें से एग्जाम में जो सवाल है सुन ले गौर से, एग्जाम में जो सवाल आएगा, एग्जाम में जरा तवज्जो से सुन ले। सवाल के चांसेस क्या है, सवाल का चांस मेरे बेटा ये है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफाइन, सिर्फ डिफाइन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, एज़ोबैरिक, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, कोई भी नाम दे देंगे, किसी एक को एक्सप्लेन करने को आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली चांस ये है कि लॉन्ग में सवाल आएगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्ग में सवाल हमारा आएगा। चांसेस इस बात के हैं कि लॉन्ग में सवाल आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करे। कोई 2 प्रोसेस पूछ लेंगे,
आइसोकोरिक पूछ लेंगे, आइसोथर्मल पूछ लेंगे, या आइसोबैरिक पूछ लेंगे, एडियाबैटिक पूछ लेंगे, कोई भी वो पूछ सकते हैं, एनी टू आप पूछ सकते हैं। ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। ऑल्दो आपको पास पेपर में सवाल बज़ाहिर नजर नहीं आएगा, बहुत पुराना कभी सवाल एग्जाम में आया था, जैसे कि आपको पता है कि इस साल जो सवाल एग्जाम में आना था P = 1/3 रॉ बार स्क्वायर, वो तो रेडियस कोर्स के नाम पे निकाल दिया गया है, लिहाजा इस सवाल के चांसेस काफी ज्यादा है कि सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है। अब जरा इसकी समरी देख लेते हैं, जरा इसकी समरी हम देख लेते हैं मेरे बेटा। ये आपके सामने हम चारों प्रोसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जरा समरी देखिएगा। जब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वॉल्यूम होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है मेरे बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें कोई टाइप नहीं होती, एक ही होता है, डेल्टा Q = डेल्टा U होता है, और इसमें लगता है लॉ ऑफ प्रेशर। क्या लगता है बेटा इसके अंदर एप्लीकेबल क्या होता है, लॉ ऑफ प्रेशर होता है। जो ग्राफ बनता है वो प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल होता है, जो ग्राफ बनता है वो प्रेशर के एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल हमारे पास होता है। फिर बेटा अगर हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोबैरिक प्रोसेस की जब बात की जाएगी तो उसके अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, कल बताया था। टाइप इसकी कोई नहीं होती। इसकी इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W, और डेल्टा W की जगह पर P डेल्टा V भी आ सकता है। इसमें एप्लीकेबल होता है चार्ल्स लॉ, V/T = कांस्टेंट। इसमें एप्लीकेबल होता है चार्ल्स लॉ, V/T = कांस्टेंट होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो वॉल्यूम के एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो वॉल्यूम के एक्सिस के पैरेलल होता है। तीसरा पढ़ा हमने आज आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दूसरे अल्फाज में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, डेल्टा U बराबर होता है 0 के। इसकी दो टाइप होती है, एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है। एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा Q = डेल्टा W, और इसकी होती है कंप्रेशन की होती है डेल्टा Q = डेल्टा W। इसमें एप्लीकेबल होता है बॉयल्स लॉ, PV = कांस्टेंट। ग्राफ जो बनता है वो आइसोथर्म होता है, ग्राफ बनता है वो आइसोथर्म होता है। लास्टली एंड फाइनली हमने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, डेल्टा Q 0 होता है। इसकी भी दो टाइप होती है, एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है। और इसकी इक्वेशन एक क्या होती है, माइनस का डेल्टा U = डेल्टा W, और एक होती है डेल्टा W = डेल्टा U। इसमें लगता है PV की पावर गैमा = कांस्टेंट, और ग्राफ इसका भी इस तरीके से पैराबोलिक कर्व होता है। अब यहाँ पे आप देखें मेरे बेटा तो बहुत सारे MCQs इसके अंदर मौजूद है। हो सकता है आपको प्रोसेस का नाम दे दे, इक्वेशन पूछ ले, हो सकता है इक्वेशन दे दे, प्रोसेस का नाम पूछ ले, हो सकता है लॉ पूछ ले कि आइसोबैरिक में कौन सा लॉ होल्ड करता है, हो सकता है पूछे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल कौन से प्रोसेस के अंदर होता है। इस तरीके से मल्टीपल किस्म के MCQs इसमें से बनाए जा सकते हैं। आइदर नाम देकर कोई प्रॉपर्टी पूछ ले, यानी कि अगर आप ये चार देखो बेटा तो इन चार से ये चार पूछ सकते हैं, इन चार से ये चार पूछ सकते हैं, 8 MCQ से ये हो गए। इन चार से ये चार पूछ सकते हैं, इन चार से ये चार पूछ सकते हैं, 8 ये हो गए, 16 हो गए। इन चार से ये चार पूछ सकते हैं, इन चार से ये चार पूछ सकते हैं, ये आपके 16 और 4 आपके 8 आपके जनाब जो वो 24 हो गए। और ग्राफ देकर पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ किसका ग्राफ कैसा होता है। तो इस तरीके से MCQs के हवाले से हमारे पास टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। समरी इसकी है, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये नोट्स वोट्स के अंदर ये चार्ट बना नहीं होगा, ये चार्ट बेसिकली MCQs के लिए मैंने बनाया था कि ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, समराइज हो जाए, और आपको कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू इसके अंदर ना हो। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे आएंगे तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल